नमस्कार। इंदौर डायरी के आज के अंक में आपका स्वागत है। दर्शकों, बीते दिनों विटिलिगो दिवस गया है। विटिलिगो यानी सफेद दाग की समस्या। सफेद दाग को लेकर समाज में बहुत तरह की भ्रांतियां भी हैं, और क्या भ्रांतियां हैं, क्या ये सच है, क्या झूठ है, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आशुतोष पाल। डॉक्टर पाल, आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने 25 जून जो अभी गया उस दिन हमने एक निशुल्क परामर्श शिविर लगाया था विटिलिगो के यानी सफ़ेद दाग के मरीजों के लिए, जिसमें हमें बहुत सारी बातें ऐसी पता चली कि जो आम समाज में जनमानस में फैली हैं, जो कि बिल्कुल भ्रांतियाँ हैं और जिनसे कि हमें बचना चाहिए। जी, तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि ये क्या होता है। मतलब जैसे कि देखते हैं कि अगर ब्लैक स्पॉट आ जाता है तो वो ब्यूटी स्पॉट मान लिया जाता है, लेकिन अगर जरा सा भी वाइट सा पैच हो जाए या स्पॉट बन जाए या कोई पॉइंट सा भी चेहरे पर आ जाए या शरीर में आ जाए, तो उससे इतना क्यों घबराने लगते हैं? ये क्या नुकसानदायक है या क्या होता है ये? देखिए, इसका ज़्यादातर एक मानसिक प्रभाव व्यक्ति पे होता है जी। हमारे देश में जो स्किन टाइप ज़्यादातर पाए जाते हैं जी। आप जैसे इंसानों को अगर हम देखें तो हम ये देख सकते हैं कि यूरोपीय लोगों का जो स्किन कलर होता है बहुत लाइट होता है, अफ्रीकी मूल के लोगों का स्किन कलर डार्क होता है, और हम भारतीय हुए, अरब देश के वासी हुए, मैक्सिको के वासी हुए इत्यादि, हम सबका कलर थोड़ा ब्राउन रंग का या मिक्स रंग का होता है। जी। इसमें अगर रंग में कोई कमी आ जाए या कोई दाग ऐसा आ जाए जो देखने में या सामाजिक तौर पे या समाज के जजमेंट में देखने में अच्छा ना लगे, इस के रूप में ये भ्रांतियाँ या ये जो शक है ये उत्पन्न होते हैं। हालांकि विटिलिगो एक ऐसा रोग है जिसमें हमने जैसे बताया कि सबका एक अपना रंग होता है। वो रंग जो होता है हमारे स्किन में मौजूद छोटे छोटे सेल्स होते हैं मेलानोसाइट, उनकी वजह से होता है। अच्छा। मेलानोसाइट एक रंग बिखेर के हमारी स्किन को एक टोन या एक रंग प्रदान करते हैं, उसके नष्ट होने की वजह से एक सफ़ेद दाग बन जाता है। तो विटिलिगो एक स्किन की समस्या है जिसमें रंग न बनने की मुख्य जो वजह है वो बहुत सारी होती हैं, जिस वजह से सफ़ेद दाग उत्पन्न हो जाता है। जी, तो ये क्या संक्रामक है और आखिर होता ही क्यों है? इसको क्या रोका नहीं जा सकता? नहीं, ये बहुत कॉमन मिथ है समाज में कि विटिलिगो संक्रामक है। विटिलिगो संक्रामक नहीं है, यानी कि ये छूने से नहीं फैलता है। अच्छा। है ना। विटिलिगो के रोग में केवल रंग न बनने की समस्या होती है। अब उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी इसमें थ्योरीज प्रपोज्ड हैं, जैसे कि हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारे रंग बनाने वाले सेल्स को नष्ट कर देता है, या कुछ ऐसे न्यूरो हार्मोनल फैक्टर होते हैं, या कुछ लेवल पे कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन किसी किसी का हो सकता है। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसे किसी व्यक्ति को विटिलिगो हो तो उनकी संतानों को भी विटिलिगो होगा। अच्छा। है ना। उसी प्रकार से ये भी ज़रूरी नहीं है कि किसी माता पिता को विटिलिगो नहीं है तो उनके बच्चों को विटिलिगो नहीं हो सकता। अच्छा। ये हो सकता है। इसका एग्जैक्ट कारण हमें ज्ञात अभी नहीं है, पर जो मुख्य समस्या है वो रंग न बनने की है। जी। लेकिन जैसा कि हमारे समाज में हम लोग सुनते हैं, परिवार में सुनते हैं, पास पड़ोस में सुनते हैं कि मछली पर दूध खा लिया तो सफ़ेद दाग हो जाएंगे, और बैंगन पे कुछ खा लिया या कोई सब्जी दो मिक्स करके खा ली या कुछ ऐसी चीज़ें खा ली जो कहते हैं कि इनके खाने के बाद स्किन में कुछ डिसऑर्डर हो सकते हैं, या कहते थे सफ़ेद दाग हो गए मतलब आपने ये खाया होगा, या जैसा कि हम लोग परिवार में सुनते हैं, परिवार में देखते भी हैं। और जनरली हमारे परिवार में भी ये कहा जाता था कि मछली के ऊपर दूध पीना बिल्कुल ठीक नहीं होता है। तो आप क्या मानते हैं कि खान पान भी इस सफ़ेद दाग को बढ़ाता है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस बात को उठाया जी। और इसीलिए भी आपका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपके ज़रिए हम इस माध्यम से लोगों तक पहुंच पाएं और इन भ्रांतियों को दूर कर पाएं कि विटिलिगो खाने से नहीं होता। अच्छा। आप मछली के ऊपर दूध पिएं, बैंगन के ऊपर दूध पिएं, ये कुछ प्रचलित भ्रांतियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों में फैली हुई हैं और जिनके निवारण
बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि विटिलिगो न सिर्फ एक मेडिकल समस्या है, एक सामाजिक समस्या भी है। विटिलिगो के मरीज को कोई भी शारीरिक मानसिक अक्षमता नहीं होती है। अच्छा। सिर्फ रंग नहीं बन रहा है, और इस समस्या के चलते उसे बहुत सारी मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, उसके साथ में उसका मानसिक मनोबल थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। और इन्हीं समस्याओं को हम ठीक करते हैं इलाज द्वारा, पर उसके साथ में समाज में ये बातें भी प्रचलित होनी चाहिए कि विटिलिगो खाने से नहीं होता, छूने से नहीं फैलता, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके माता पिता को विटिलिगो हो तो आपको विटिलिगो होगा ही। मतलब ये विरासत में नहीं आती है बीमारी? इसमें जेनेटिक फैक्टर तो रोल प्ले करते हैं, बट डायरेक्ट इनहेरिटेंस नहीं होता। अच्छा। जैसे कि माता पिता को हो तो बच्चों को होगा ही, तो इसकी निश्चितता नहीं है, या माता पिता को नहीं होगा तो बच्चों को नहीं होगा, इसकी भी निश्चितता नहीं है। तो फिर समाज में हम इस बात को लेके लोगों से भिन्न व्यवहार क्यों करें? मतलब ये एक ऐसी बीमारी नहीं है कि व्यक्ति को अलग थलग किया जाए, उसे पूरी तरह सामाजिक जीवन जीना नॉर्मल रूप से चाहिए। जी बिल्कुल, वो व्यक्ति हर किसी कार्य में सक्षम होता है, उसकी कोई अक्षमता नहीं होती, सिर्फ रंग न बनने की समस्या है विटिलिगो। और देखने में आता है कि कई बार किसी को एक स्पॉट हुआ, या नाक पे हो गया, या साइड में यहाँ पर हो गया, या कहीं एक स्पॉट होकर रह जाता है। कई लोगों को आईब्रो के वहाँ ऐसे पैचेस हो जाते हैं, लेकिन कई लोगों के तो लगभग आधा चेहरा या पूरा शरीर भी उस तरह से प्रभावित हो जाता है। तो ये कुछ अलग है या वो ही समस्या है? देखिए, विटिलिगो तो एक समस्या है जो मैंने आपसे बताई, उसके साथ बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो विटिलिगो जैसी दिखती हैं। अच्छा। जैसे कि छोटे बच्चों में ठंड के मौसम में खास तौर पे हल्के रंग के दाग आ जाना, जो ठंड के बाद चले भी जाते हैं, या कुष्ठ रोग से लोग इसे पहले कंफ्यूज किया करते थे। विटिलिगो को हमारी हिंदी साधारण भाषा में कोढ़ कहते हैं, तो उसको लोग कुष्ठ से कंफ्यूज करके लोगों से भेदभाव किया करते थे। तो ऐसी बहुत सारी और छोटी छोटी समस्याएं हैं जो विटिलिगो जैसी दिखती हैं, पर विटिलिगो में भी एक बहुत बड़ा एक रेंज है, जिसमें छोटे छोटे दाग किसी को अगर कहीं आते हैं, वहां से लेकर पूरा शरीर का इन्वॉल्वमेंट तक भी पाया जाता है। मतलब पूरे शरीर पे जो फैलता है सफेद, वो भी विटिलिगो ही कहलाएगा? जी, अगर सफेद दाग फैल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो वो विटिलिगो कहलाता है। तो कुष्ठ रोग और विटिलिगो या सफेद दाग में क्या अंतर होता है? जी, कुष्ठ रोग यानी लेप्रेसी एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा होता है। अच्छा। जिसमें रंग हल्का हो जाता है। पर कोढ़ या विटिलिगो एक ऐसी समस्या है जिसमें रंग नहीं बन रहा है। यही समस्या है इसमें, उसमें उसके छूने पे छुअन का एहसास बरकरार रहता है, किसी प्रकार की नसों की समस्या नहीं होती है। हालांकि लेप्रेसी में हम देखते हैं कि डिफॉर्मिटी यानी हाथों में अकड़न, कुष्ठ रोग की जो और जो गंभीर वर्जन है, हाँ, उंगलियां गल जाती हैं, नाक पिचक जाती है, चेहरा भी थोड़ा सा विकृत हो जाता है। वो बैक्टीरियल रोग के कारण है, जिसका इलाज आज की तारीख में संपूर्णतः संभव है। और ये जो विटिलिगो अलग है, विटिलिगो को कुष्ठ रोग से मिलाना नहीं चाहिए। हिंदी भाषा में कोढ़ और कुष्ठ जो है शब्द एक जैसे सुनने में आते हैं, तो लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं, बट विटिलिगो बिल्कुल अलग है और लेप्रेसी यानी कुष्ठ रोग वो बिल्कुल अलग है। तो दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि अगर आपके परिवार में या आपको किसी तरह की सफ़ेद दाग की समस्या है, तो आप उसे कुष्ठ रोग ना समझें। ये एक नॉर्मल चीज़ है जो कि सिर्फ आपके शरीर में कलर न बनने की समस्या हो रही है, त्वचा आपका वो रंग नहीं बना पा रही है। ठीक है, बिल्कुल। और इसके साथ में कि विटिलिगो है या नहीं, इसका निर्णय समाज या आस पड़ोस के लोग न करें। आप अपने नज़दीकी चर्म रोग विशेषज्ञ, जो कि MBBS के बाद MD की विशेषज्ञता हासिल करने के बाद बनते हैं, उनके पास जाएं, उनसे विमर्श करें, और उसके बाद जब वो एक डायग्नोसिस एस्टैब्लिश करें, तब उसे हम विटिलिगो मान सकते हैं। अपने आपसे उसको कुछ कह देना, किसी से दुर्व्यवहार करना, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि जैसा आप कह रहे हैं कि किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले, तो वो कौन से मापदंड होते हैं जिनके आधार पर आप ये तय करते हैं कि ये विटिलिगो है या कुछ और बीमारी है? जी, इसके बहुत सारे छोटे बड़े टेस्ट उपलब्ध होते हैं। जैसे कि
पहला तो होता है एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जब हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं। विटिलिगो की चमड़ी संपूर्णतः सफ़ेद सी नज़र आती है, कुछ रोग में हल्की चमड़ी हो जाती है। अच्छा। उसको हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि वुड्स लैम्प के थ्रू एग्जामिन कर सकते हैं, और अधिक कन्फर्मेशन के लिए बायोप्सी जैसी जांच करके ये कन्फर्म करते हैं कि ये विटिलिगो ही है और कुछ नहीं। वो ब्लू लाइट में भी कुछ डॉक्टर उसको देखते हैं? जी, तो कुछ वही अलग दिखता है? वो वुड्स लैम्प एक प्रकार का एक ब्लू लाइट वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके ज़रिए हम विटिलिजिनस पैच को, या जो सफ़ेद दाग का जो पैच बन गया है, उसको देखते हैं और जज करते हैं कि ये विटिलिगो है या कोई और समस्या है। उसमें क्या अलग दिखने लगती है स्किन? देखिए, विटिलिगो में जहाँ रंग नहीं बन रहा, अगर उसे हमें चेक करना है ऐसी चमड़ी से जहाँ रंग बन रहा है या कम भी बन रहा है, तो वुड्स लैम्प एक ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम देख सकते हैं कि क्या वहाँ रंग बिल्कुल नहीं बन रहा है या थोड़ा बन रहा है। उसका कंपैरिजन हम हमारे नाखून के जो पिंक कलर है उससे करते हैं, और अगर वो मैच करता है, जो इसको हम चौकी वाइट कहते हैं, तो वो विटिलिगो का पैच होता है। अच्छा जी, मतलब नाखून के पिंक रंग से? जी, ये टेस्ट तो हम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो लैंप भी एक अलग प्रकार का लैंप होता है जो ज़्यादातर डॉक्टर्स के क्लिनिक पे उपलब्ध होता है। पर अगर किसी भी प्रकार का किसी को शंका या एक शक है, तो अपने नज़दीकी डर्मेटोलॉजिस्ट को जाके मिले, वो इस बात का बखूबी निवारण कर सकते हैं। और कहते हैं कि इसका कोई इलाज पूरी तरह से सटीक रूप से मौजूद नहीं है, क्या ऐसा भी कुछ है? जी, विटिलिगो का इलाज आज की तारीख में संभव है। अच्छा। विटिलिगो का इलाज हम दवा के रूप में करते हैं। अगर पैच स्टेबल हो जाए या विटिलिगो फैलना रुक जाए और काफ़ी समय तक न फैले, तो सर्जरी के ज़रिए भी वहाँ रंग लाया जा सकता है। और किन्हीं किन्हीं मरीज़ों में जहाँ रंग इतना ज़्यादा भी जा चुका है कि अब वहाँ रंग लाया भी नहीं जा सकता, तो हम उसका न इलाज करके भी उनका जो है उनकी समस्या का निवारण करते हैं। क्योंकि विटिलिगो में मुख्य समस्या है रंग का समान न दिखना। अगर व्यक्ति का रंग बिल्कुल सफ़ेद हो या नॉर्मल हो तो उसको उतनी समस्या नहीं होती, पर जब रंग ऊपर नीचे होता है तो आसपास के लोगों की नज़र या किसी का टोकना, इन सब बातों से तकलीफ हो सकती है। अगर सीमित मात्रा में विटिलिगो होता है तो हम इसका इलाज करते हैं। अगर पैच रुका हुआ यानी स्टेबल होता है, हम सर्जरी करके रंग जो है वहाँ पे ट्रांसप्लांट करते हैं। और अगर बहुत अधिक फैल गया होता है तो हम उन सिचुएशंस में कोई इलाज नहीं करते। कहते हैं कि शुरुआती दौर में अगर इसकी चिकित्सा की जाए तो शायद इसका बढ़ना रुक सकता है? जी बिल्कुल सही बात है। अगर शुरुआती दौर में इसे पहचान के इसका इलाज किया जाए तो इसका बढ़ना रोक सकते हैं, और जो पैच वाइट हो गया है उसमें भी वापस रंग उत्पन्न करने की दवाओं का इस्तेमाल करके रंग ला सकते हैं। जी। तो ये लगाने वाली हैं या खाने वाली दवाइयों की बात कर रहे हैं? ये दोनों का मिश्रण होता है। जी। इसमें लगाने वाली दवाएं भी होती हैं, खाने वाली दवाएं भी होती हैं। कुछ ऐसी दवाएं भी होती हैं जिनको खाकर हमें सूर्य किरण लेनी होती है या UVB लाइट का एक्सपोजर लेना होता है, जिनसे कि हम प्रेरित करते हैं रंग बनाने वाली कोशिकाओं को कि वो रंग बनाएं और वापस स्किन को पहले जैसा कर दें। अच्छा, इसमें सूर्य की रोशनी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है? जी, सूर्य किरणों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सूर्य किरणों में ही खूब सारे प्रकार की जो किरणें हैं वो पाई जाती हैं, अल्ट्रावायलेट, विजिबल स्पेक्ट्रम और इंफ्रारेड रेज। उसमें से अल्ट्रावायलेट रेज का काफ़ी खास योगदान होता है। अल्ट्रावायलेट में भी UVB रेज का बहुत मुख्य योगदान पाया गया है। अगर वो चेंबर व्यक्ति जो है उसके एक्सेस में नहीं है तो सूर्य किरणों के थ्रू भी हम इसका इलाज कर सकते हैं। कई बार ट्रीटमेंट के दौरान भी इस तरह की कोई किरणों का प्रयोग किया जाता है? हाँ, ट्रीटमेंट के लिए ही हम इन किरणों का प्रयोग करते हैं। लिमिटेड टाइम लिमिटेड एक्सपोजर के तहत हम धीरे धीरे वो एक्सपोजर टाइम या सूर्य किरणों से जितने समय तक आप संपर्क में हैं उसे बढ़ाते हैं, और धीरे धीरे वहाँ पे फिर रंग आने लगता है। पर वो आपके डॉक्टर की सलाह से ही करें, अपनी मर्जी से ना करें। तो डॉक्टर साहब, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि मुझे विटिलिगो नहीं होना चाहिए, तो हमें किस समय सूर्य की रोशनी का लाभ उठाना चाहिए? जी, ये तो कहा नहीं जा सकता कि अगर आप सूर्य किरण लेंगे तो आपको विटिलिगो नहीं होगा। अच्छा। और अगर आपको विटिलिगो से बहुत अधिक भय लग रहा है और आप सूर्य किरण उसके लिए ले रहे हैं तो ये भी एडवाइजेबल बात नहीं है। विटिलिगो अगर होता है तो इलाज के तहत हम बहुत सारी दवाएं, सूर्य किरण और
खाने वाली गोलियों का उपयोग करते हैं, जिससे रंग वापस आ जाता है। और विटामिन डी की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विटामिन डी, विटामिन सी, बहुत सारे ऐसे विटामिन हैं जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ख़ास तौर पे एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि हमारे फलों में पाए जाते हैं, वो हमारे शरीर का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिड्यूस करते हैं। वो भी आपके वापस मेलेनिन बनने की प्रक्रिया में बेहद सहायक होता है। जी। और जो कई विभिन्न तरीकों से इलाज करते हैं, देशी तरीकों से इलाज करते हैं, वो कहते हैं कि खट्टे पदार्थों को जब आपको ये समस्या है तो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, बैंगन को अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों पे प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जाती है। जी, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, ना ये स्टडीज़ में पाया गया है कि कुछ चीज़ खाने से विटिलिगो हो जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ अच्छे स्वास्थ्यवर्धक फल, फ्रूट या खाद्य पदार्थ खाने से हमारे शरीर का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है, जिससे विटिलिगो ठीक होने में सहायता और मिलती है। तो हमें खान पान को इतना अधिक जोर देकर किसी व्यक्ति को लिमिट नहीं कर देना चाहिए कि वो ये नहीं खा सकते या वो नहीं खा सकते, खासकर जबकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण न हो। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, अगर किसी को इस तरह की कोई समस्या है तो वो किन किन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करे, या कौन से विटामिन्स लें जिससे उनको थोड़ी सहायता हो सके? जी, सभी प्रकार के फल फ्रूट जो आप खा सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं। हमारी देसी डाइट जो दाल चावल सब्जी रोटी से सम्मिलित होती है, वो बिल्कुल खाई जानी चाहिए सीमित मात्रा में। उसके साथ दही, दूध, इन चीज़ों का भी सेवन होना चाहिए। मौसम के फल खाने चाहिए, और मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है हमारे एक शरीर को पोषण देने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए। आंवले का भी बहुत कहते हैं कि फायदा करता है इस तरह की चीज़ों। जी बिल्कुल, आंवले में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई कि विटिलिगो क्या है और किस तरह होता है। ये जब हो गया है तो ऐसे कोई ट्रीटमेंट जो आप बताएं कि इनके कारण इनसे निवारण हो सकता है, किस तरह के ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं? जी, जब विटिलिगो का मरीज़ हमारे पास आता है, हम उसका स्टेज असेसमेंट करते हैं, यानी विटिलिगो कितना ज़्यादा है, कितना कम है, कितना जल्दी फैल रहा है, किस किस भाग में है। उसके आधार पे हम उनके लिए एक टेलर मेड ट्रीटमेंट डिवाइस करते हैं। और ये शब्द टेलर मेड बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हर एक व्यक्ति एक अलग प्रकार का अपने साथ एक केस की तरह आता है, जिनके लिए ही हम वो ट्रीटमेंट डिवाइस करते हैं। वो एक नाप जो सब में फिट होता है उस प्रकार से उसको नहीं करते। उसमें खाने की दवाएं होती हैं, लगाने की क्रीम होती हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो सूर्य किरण लेने के लिए एडवाइस किया जाता है। और इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा चलता है, थोड़ा वक्त लग सकता है, बिकॉज रंग आने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। अच्छा जी। और कहते हैं कि जो विटिलिगो होता है या सफ़ेद दाग है, अगर ये धीरे 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 आपको बढ़ रहा है तो इसके ट्रीट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसको मतलब इसका निवारण हो सकता है। और जो एकदम से ज़्यादा तेज़ी से एकदम हो जाता है किसी को, उसमें थोड़ी समस्या आती है। देखिए, विटिलिगो की जो प्रोग्रेस होती है, जिसको हम कहते हैं फैलाव होता है, अगर वो बढ़ रहा है या घट रहा है तो हम उसे इलाज के ज़रिए, जो दवाएं हैं उसके ज़रिए ठीक कर सकते हैं। अगर बढ़ता विटिलिगो है तो वो घट भी सकता है। पर अगर पैच एक स्टेबल हो गया है या पैच रुक गया है, स्किन पे एक जगह एक पैच होने के बाद आप दवा लगा रहे हैं फिर भी वो कम नहीं हो रहा, या दवा बंद करने पे वो बढ़ नहीं रहा, तो ऐसे स्टेबल पैच पे हम सर्जरी द्वारा रंग लाके उसको निवारण कर सकते हैं। कई बार हथेलियों पे भी देखा जाता है, वो फिर समाप्त होता ही नहीं है। जी देखिए, विटिलिगो में जहाँ रंग बनाने के जो सेल्स होते हैं मेलेनोसाइट, है ना, वो ज़्यादातर हमारी स्किन पे और बालों की जड़ों में पाए जाते हैं। तो ऐसी हर वो जगह जहाँ बालों की जड़ें नहीं होती, जैसे कि हथेली हो गई, होठ हो गए, है ना, अपनी हाथों के या उंगलियों के सिरे हो गए, वहाँ पे रंग आना बहुत कठिन होता है। अच्छा जी। और उनमें अगर पैच स्टेबल हो जाए तो हम सर्जरी द्वारा तो रंग ला सकते हैं, बट दवाओं से लिमिटेड सक्सेस में ही रंग ला पाते हैं। तो ऐसे जो कोई कारक होते हैं रंग बनाने वाले, क्या उनको इंजेक्ट करके ये ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता? बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिनको उपयोग में लाते हैं हम, जिसमें इंजेक्ट करने वाली कुछ दवाएं हैं, प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट इत्यादि, उनको इस्तेमाल किया गया है। बट मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट में तो हम लगाने की क्रीम, ऑइंटमेंट या खाने की गोलियों से रंग लाते हैं। जी। तो ये जैसा कि आपने पहले बताया था कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है,
जी, है ना। तो क्या हम अपनी तौर पे किसी तरह से इसको रोक सकते हैं कि ये इस तरह की डिजीज हमें ना हो? देखिए, इम्यून सिस्टम, एक रोग प्रतिरोध क्षमता जो एक जिसको कहा जाता है, ये हमारे शरीर में रोगों को लड़ने के लिए बनी गई है जी। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोध क्षमता ही हमारे शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। इसके परिणाम स्वरूप ऑटो इम्यून रोगों का जन्म होता है। उसी प्रकार से विटिलिगो में भी जब हमारे शरीर की ही जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारे जो मेलेनोसाइट या रंग बनाने वाले सेल्स को नुकसान पहुंचाती हैं, जिस वजह से वहाँ सफ़ेद दाग आ जाता है, तो बिल्कुल हम ऐसी दवाएं इस्तेमाल करते हैं जिनसे हमारी इम्यूनिटी वापस से नॉर्मल की तरफ आए, रंग बनाने में सहायता हो और वापस से रंग आ जाए। तो हम ऐसी दवाओं का उपयोग भी करते हैं। क्या आप सजेस्ट करेंगे कि हम अपनी लाइफस्टाइल इस तरह की रखें कि हमारी ऑटो इम्यून डिजीज़ ना हो और इम्यूनिटी हमारी बढ़े, रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारी मजबूत बनी रहे? कोई लाइफस्टाइल के लिए ऐसा कोई सुझाव आप देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। लाइफस्टाइल जो है बहुत सारे रोगों को डायरेक्टली तो नहीं, बहुत इनडायरेक्टली तो प्रभावित करती ही है। उसके लिए आप एक स्वस्थ जीवनचर्या का पालन कर सकते हैं। सही समय उठना, सही भोजन करना, तला गला खाना और बहुत अधिक मीठी या प्रोसेस चीज़ों को अवॉइड करना, स्वास्थ्यवर्धक फल फ्रूट खाना, ये सब चीज़ें करके हम ये संभव कर सकते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छे से अच्छी स्थिति में रहे, ताकि हमको इस प्रकार के रोग होने की संभावना कम हो। हालांकि ये कभी नहीं कहा जा सकता कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज़ का पालन कर रहा है उसे ऑटो इम्यून रोग नहीं होगा। अगर होता है तो इलाज लें, और हम ये संभावनाएं क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि हम कोशिश करके ये करें कि हमारा स्वास्थ्य अच्छे से अच्छी कंडीशन में रहे, जिससे कि हमें होने की संभावना कम से कम हो। तो ये था हमारा आज का इंदौर डायरी का कार्यक्रम, और डॉक्टर साहब आप स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। संत कबीर साहब इस भजन के माध्यम से संसार में जो मान और गुमान अपने जीवन में रखते हैं और अनेक प्रकार की दुविधाओं के अंदर इंसान फंसकर रह जाता है, संत कबीर साहब इस भजन के माध्यम से इस संसार की बातों को लेकर हमें समझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए सुनते हैं। ए जी माया तजी तो क्या भया, और मान तजा नहीं जाए, और मान बड़े ऋषि मुनि गले, तो मान सबन को खा। मति कर मान गुमान, मति कर काया का, केसरियो रंग उड़ी जावे गो, गुलाबी हो रंग उड़ी जावे गो। मति कर मान गुमान, मति कर काया का, केसरियो रंग उड़ी जाएगो, गुलाबी हो रंग उड़ी जाएगो। आयो संसार कागज केरी पूड़ियाँ, आयो संसार कागज केरी पूड़िया रे पूड़िया। रोया में बूंदे पड़े में टल जा, रोया में बूंदे पड़े में गल जा, केसरियो रंग उड़ी
ओहो मती कर काया रोए का केसरियो रंग उड़ी जाए गो, गुलाबी हो रंग उड़ी जाए गो। आयो संसार झाड़ और झाकर, आयो संसार झाड़ और झाकर, कोया में आग लगे